हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम शुरू करेंगे यूज ऑफ नन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ नीदर। यूज ऑफ नीदर में हमने आपको बताया था कि अगर दो में से एक भी नहीं की बात करते हैं तब हम नीदर का यूज करते हैं। आज हम देखेंगे अगर हम दो से अधिक में से एक भी नहीं की बात करेंगे तब हम नन का यूज करेंगे। नीदर में और नन में कुछ चीजें ऐसी आएंगी जिनमें कुछ डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, और कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो हमने नीदर में पढ़ा था वही चीजें हम लोग नन में पढ़ने का प्रयास करेंगे। लगातार जैसे जैसे मैं आपको एक एक वर्ड का यूज पढ़ा रहा हूं, अगर आपने हमारी लास्ट की सभी क्लासेस देखी होंगी तो आपने देखा होगा कि केवल अगर हम उस वर्ड के अर्थ को जान जाएं और अर्थ को अगर जान जाए तो हम आसानी से डिसाइड कर पा रहे हैं कि बनने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। और उसके बाद जब हम सिंगुलर नाउन का या प्लूरल नाउन का या प्लूरल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं, उसमें भी कुछ सिमिलरिटीज हमको हमें देखने को मिलती हैं। और इसी प्रकार से जब हम एक एक वर्ड का यूज पढ़ते हैं और अगर हम अपनी सारी क्लासेस को नियम पूर्वक अगर देख लें तो बड़ी आसानी से हमें चीजों को रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लगातार हमारी चीजें रिवाइज होती चली जा रही हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ नन। यूज ऑफ नन का अर्थ होता है, नन के बारे में, नन का अर्थ होता है दो से अधिक में से एक भी नहीं। हमने बात करी एक भी नहीं, तो इससे स्पष्ट होता है कि बनने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर होगा। अगर बनने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। अब हम ये देखेंगे कि सेंटेंस में नन का यूज होता किस तरह से है, और अगर कोई एरर पूछा जाएगा तो वो एरर किस प्रकार से पूछा जाएगा, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ नन। यूज ऑफ नन लिखा है, नन का प्रयोग दो से अधिक में से एक भी नहीं के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक, यही बात मैंने आपको बताई। दो से अधिक में से एक भी नहीं, दो से अधिक में से एक भी नहीं, चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो। यहां पर एक बात स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम दो से अधिक में से एक भी नहीं की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि नन का जो यूज किया जाएगा वो काउंटेबल नाउन के लिए किया जाएगा। इतनी बात आप समझ जाएंगे। इसका प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए नहीं किया जा सकता। अभी नेक्स्ट क्लासेस में जब हम अपनी क्लास लेंगे तो वहां पर अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में भी कुछ चीजों को हम पढ़ेंगे। आगे है, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए दो में से एक भी नहीं के अर्थ में नीदर का प्रयोग किया जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। आज का पॉइंट है हमारा नन। देयर आर 10 रोजेज। यहां 10 गुलाब हैं। हमने कितनों की बात करी? हमने 10 रोजेस की बात करी, यानी कि दो से अधिक की बात करी। और अधिक की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम नन का यूज हमें करना चाहिए। हम देखेंगे कि किस एग्जाम्पल में नन का यूज है और किस एग्जाम्पल में नीदर का यूज है। अगर 10 रोजेस के लिए नन का यूज हुआ होगा तो उसको हम सही मानेंगे, और नीदर का यूज हुआ होगा तो उसको हम गलत मानेंगे। 10 रोजेस, नन इज व्हाइट। कोई भी उसमें से व्हाइट नहीं है। इसका मतलब 10 रोजेस के लिए नन का यूज किया गया। इसका मतलब ये एग्जाम्पल तो हमें सही लग रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। देयर आर 2 रोजेस। अगर हम दो रोजेस की बात करी तो हम नीदर का हमें यूज करना चाहिए था। अब हम चेक करेंगे कि नीदर का यूज है या नहीं। तो यहां पर हम देखेंगे 2 रोजेस के लिए नन का यूज है, इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 रोजेस की बात करी तो नीदर का यूज होना चाहिए था, क्योंकि दो में से एक भी नहीं के लिए नीदर का यूज करते हैं। इतनी बात बड़ी स्पष्ट तरीके से आप चीजों को समझ पाए होंगे, क्योंकि मैंने कई बार चीजें दोहरा दी हैं। चीजें इस बारे में दोहराता हूं ताकि दोबारा आपको वीडियो ना देखनी पड़े, लेकिन फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो बहुत ऑनलाइन एजुकेशन का बड़ा अच्छा सिस्टम है, आप दोबारा उसको देख सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। आई हैव 5 कार्स। आई हैव 5 कार्स। मेरे पास 5 कारें हैं। नन इज ब्लैक। एक भी उसमें से काली नहीं है। ठीक है, नन का प्रयोग किया कितनों के लिए? 5 कार्स के लिए, दो से अधिक कार्स के लिए हमने नन का यूज किया। ये एग्जाम्पल ठीक हो जाएगा। अगर हमने 2 कार्स के लिए
अगर नन का यूज किया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टू कार्स के लिए हमें किसका यूज करना चाहिए था? नीदर का यूज करना चाहिए था। इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाल ही में आपने एक एसएससी का नोटिस देखा होगा कि अब टीचर्स या कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं कर सकते, उसका डिसिमिनेशन यानी कि उसका प्रचार नहीं कर सकते। तो अब जो मैंने आपसे कहा था कि हम 5-6 क्लासेस करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे, लेकिन अब वो संभव नहीं रहा। अगर ऐसा हम करते हैं तो 10 लाख रुपए का जुर्माना और उसमें जेल जैसी बातें कही गई हैं। तो अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का तो एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन अब हमारी स्वयं की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारा पिछला टीचिंग का जो अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर हम आपको जितनी भी ग्रामर आज तक प्रीवियस ईयर में पूछी गई है वो सब पढ़ाएं। और समय समय पर अगर हमें कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, किसी स्टूडेंट से कुछ क्लू अगर मिलता है, तो उस क्लू को लेकर हम उससे रिलेटेड ग्रामर आपको पढ़ा दें। अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का तो एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन हम उससे रिलेटेड ग्रामर को पढ़ा सकते हैं। और उसी के साथ साथ कुछ हमारी ये जिम्मेदारी अब बढ़ गई है कि हम वो ग्रामर पढ़ाने के साथ-साथ कुछ ग्रामर को और थोड़े से एडवांस्ड लेवल पर पढ़ा दें, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो उस ग्रामर से बाहर ना हो। तो टीचर की भी ज़िम्मेदारी बन गई है और बच्चों की भी थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी बन गई है। पहले क्या होता था, टीचर्स हम लोग कह देते थे कि बेटा प्रीवियस ईयर का आप एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसके आधार पर पढ़िए और आप एग्ज़ाम देने जाइए, आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। लेकिन अब क्या हो गया है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस हम करा नहीं सकते। तो हमें ये करना होगा कि हमें अपने पढ़ने का दायरा बढ़ाना होगा। हमें क्या करना होगा, जो ग्रामर आई है वो भी पढ़ानी होगी और उससे कुछ एडवांस्ड लेवल पर आपको पढ़ा देना होगा, ताकि जब आप एग्जाम में जाएं तो वही चीजें आपको वहां पर मिल जाएं। तो ऐसा हमें करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बढ़ जाएं, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, नन का प्रयोग यदि कोई भी नहीं या कुछ नहीं के अर्थ में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नन हैज अराइव्ड येट। नन का अर्थ यहां पर क्या हुआ, यहां पर सेंटेंस का अर्थ बन रहा है नन हैज अराइव्ड येट, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। कोई भी का मतलब जो भी दो चार जने आने वाले थे उनमें से अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा है। तो यहां पर नन का अर्थ क्या हुआ, कोई भी नहीं। यहां पर नन का अर्थ हो गया कोई भी नहीं। नन हैज अराइव्ड येट, अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है। और नन के साथ अगर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यहां पर अर्थ क्या हो रहा है, कोई भी नहीं, मतलब एक भी नहीं पहुंचा है। तो नन का प्रयोग अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया गया है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया गया है। राइट? अगर नन के साथ हैव का प्रयोग किया गया, क्योंकि नन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है लेकिन ये प्लूरल वर्ब है, इसी कारण ये एग्जाम्पल गलत होगा। राइट? इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। देखिए, नन इज प्रेजेंट इन दिस हाउस, यहां घर में कुछ भी उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर किस अर्थ में यूज हुआ, कुछ नहीं। अगर कुछ नहीं के अर्थ में अगर यूज होता है तब भी नन को सिंगुलर माना जाएगा, क्योंकि कुछ भी उपस्थित नहीं है। नन इज प्रेजेंट, नन का प्रयोग अगर सब्जेक्ट के रूप में है तो हमने इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया। अगर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया तो ये एग्जाम्पल सही हो गया। नन इज प्रेजेंट इन दिस हाउस, तो ये एग्जाम्पल सही होगा। लेकिन अगर नन के साथ हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। हमने क्या बात सीखी इस पॉइंट से, कि अगर नन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, नन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव के रूप में। आप एक बात को ध्यान करने का प्रयास कीजिए, अगर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा हो, मैंने आपको बताया था कि नीदर के बाद सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर नाउन से पहले अगर हम नीदर का यूज कर रहे हैं, नाउन से पहले अगर नीदर का हम यूज कर रहे थे तो ये नीदर किसका कार्य करता है, ये एडजेक्टिव का कार्य करता है।
क्योंकि एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। लेकिन जो नन है, नन एडजेक्टिव नहीं है। नन जो है एडजेक्टिव नहीं है। यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? हम ये कंक्लूजन निकालते हैं, अगर नीदर एडजेक्टिव था तो हम नीदर के बाद सिंगुलर नाउन का डायरेक्टली यूज कर सकते थे। इसका अर्थ आता था नीदर गर्ल, कोई भी लड़की नहीं। लेकिन नन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नहीं किया जाता है। अगर एडजेक्टिव के रूप में अगर नन का प्रयोग नहीं किया जाता है तो इसके बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नन के डायरेक्टली बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नन जो है एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। नीदर के बाद डायरेक्टली हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। नीदर गर्ल हम कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि नीदर एडजेक्टिव का कार्य करता है। लेकिन नन के बाद हम नाउन का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि नन एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता है। ठीक है। अगर कहीं पर आ जाए नन के बाद नाउन, नन गर्ल, नन स्टूडेंट, तो आप उसको गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि नन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जाता है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है। नन स्टूडेंट, हमने देखा कि ये नन है और नन एडजेक्टिव का कार्य नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो इसके बाद जो नाउन का यूज किया गया है ये नहीं होना चाहिए था। ये नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इसका मतलब ये पूरा एग्जाम्पल गलत होगा। नन का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में किया जाता है, ना कि एडजेक्टिव के रूप में। इसलिए नाउन से पहले नन ऑफ का प्रयोग किया था, ना कि नन का। यहां पर आप एक बात समझने का प्रयास करें, ये जो लगे हुए हैं ये गलत है। ठीक है। आप उनको नहीं देखें, आप वो देखें जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। नन का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में नहीं किया जाता है, इसीलिए इसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो गलत हो जाएगा। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक भी नहीं। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने कितनों की बात करी? स्टूडेंट्स में से एक भी नहीं। इज प्रेजेंट इन द क्लास, तो ये सही होगा। यहां पर नन का प्रयोग किस रूप में किया गया है? प्रोनाउन के रूप में। अगर प्रोनाउन के रूप में किया गया नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ये सही होगा। और इस प्रकार से बनने वाला जो सब्जेक्ट होता है, ये जो बनने वाला सब्जेक्ट होता है ये सिंगुलर होता है, क्योंकि इसका अर्थ आता है स्टूडेंट्स में से एक भी नहीं। इज प्रेजेंट इन द क्लास, और ये वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। नन के बाद डायरेक्टली नाउन का प्रयोग नहीं होगा। अगर हमें करना है तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि नन ऑफ द के बाद नाउन का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ जाएं। देखिए, नीदर, ईदर, ईच, एवरी का प्रयोग यदि नाउन से पहले किया जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, और यदि नाउन से पहले नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, ईच ऑफ का प्रयोग किया जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। मैंने आपको ये बताया। देखिए, यहां पर है नीदर, नीदर, ईदर, ईच और एवरी का प्रयोग यदि नाउन से पहले किया जाता है तो क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आप यहां पर ध्यान देने का प्रयास कीजिए कि यहां पर नन का यूज नहीं है। नन का यूज नहीं है, यानी कि नन जो है एडजेक्टिव नहीं है। यहां पर केवल क्या है? नीदर, ईदर, ईच और एवरी, ये चारों क्या है? एडजेक्टिव हैं। और इसके बाद में नाउन का प्रयोग किया जाता है एडजेक्टिव के बाद में। लेकिन यहां पर लिखा है नीदर ऑफ, ईदर ऑफ और ईच ऑफ का प्रयोग किया जाता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर हम नीदर के बाद ऑफ, ईच के बाद ऑफ, एवरी और ईदर के बाद अगर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ये कैसे कहलाते हैं? ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और इसके बाद में हम नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन देखिए, लिखा है एवरी, प्रोनाउन नहीं है, अतः नाउन से पहले एवरी ऑफ का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। यहां पर अभी जब मैं आपको ईच और एवरी का यूज पढ़ाऊंगा
अब मैं वहां पर आपको ईच और एवरी में डिफरेंस करके वहां बताऊंगा कि किस प्रकार से ईच का प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से एवरी का। अभी आप इतनी बात समझ लें कि एवरी जो है वो प्रोनाउन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर एवरी प्रोनाउन होता तो यहाँ पर जुड़ा हुआ होता। ठीक, एवरी प्रोनाउन नहीं है, इसलिए एवरी ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, हो रहा हो, लेकिन जब मैं आपको ईच और एवरी पढ़ाऊंगा तब चीजें ज्यादा क्लियर आपको हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन आप इतनी बात का ध्यान रखेंगे कि एडजेक्टिव के बाद में नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन और अगर प्रोनाउन है तो नीदर ऑफ के बाद हम उसका प्रयोग करते हैं नाउन का। ठीक है, यहां देखिए, नन ऑफ के बाद लिखा है नन ऑफ। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ना कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन का। क्यों किया जाता है? क्योंकि नन ऑफ माई चिल्ड्रन, इसका अर्थ होता है मेरे बच्चों में से एक भी नहीं। हम कितने में से बात कर रहे हैं? मेरे बच्चों में से एक भी नहीं, यानी कि अधिक में से एक भी नहीं की बात कर रहे हैं हम। तो हम यहां पर जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? वो प्लूरल आएगा। नाउन जो आएगा वो प्लूरल आएगा। तो माई चिल्ड्रन, नन ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग किया जाता है वो कैसा होना चाहिए? वो प्लूरल होना चाहिए। इतनी बात आप समझे होंगे। और पूरा जो सब्जेक्ट बनता है, ये पूरा जो सब्जेक्ट बनता है, नन ऑफ माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों में से एक भी नहीं, ये सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर। ये सिंगुलर बनता है, और सिंगुलर बना तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा। और इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल क्या होगा? सही होगा। देखिए, नन ऑफ माई चाइल्ड, यहां पर अर्थ क्या बन रहा है? अर्थ बन रहा है मेरे बच्चे में से एक। असल में मेरा बच्चा तो खुद सिंगुलर है, और खुद सिंगुलर है तो अगर मेरे बच्चे में से एक नहीं हो सकता, या तो मेरा बच्चा खुद होगा या फिर मेरे बच्चों में से एक होगा। तो नन ऑफ के बाद अगर हमने सिंगुलर नाउन का यूज कर दिया, नाउन है और कैसा है? सिंगुलर है, तो इसको हम गलत मानेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। एक बच्चे में से एक भी नहीं होगा, बच्चों में से एक भी नहीं, ये सब्जेक्ट बन सकता है, तो ऐसा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए ये वाला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए, नन ऑफ देम, हमने नन ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन का यूज किया, अगर हमने नन ऑफ के बाद प्रोनाउन का यूज किया, तो प्रोनाउन प्लूरल है। प्लूरल के बाद प्लूरल का प्रयोग जो है वो नन ऑफ के बाद किया, तो इसका अर्थ होगा उनमें से एक भी नहीं। तो ये तो ठीक होगा। और ये जो हमने प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन का प्रयोग किया, तो ये प्रोनाउन कैसा है? ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ पाए होंगे। नन ऑफ के बाद अगर हमने सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया, सिंगुलर प्रोनाउन का अगर प्रयोग किया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या समझा इस पॉइंट में? हमने समझा कि नन ऑफ के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो वो कैसा आता है? वो प्लूरल होना चाहिए। ठीक, नन ऑफ के बाद यदि प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है तो प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में किया जाता है। ठीक है, देखिए, आपने ये लैंग्वेज तो पढ़ ली, आपने पढ़ा कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में क्यों आएगा ये आप मुझे बताएंगे? क्योंकि नन के बाद जो ऑफ का यूज है, ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है, ना कि नॉमिनेटिव केस का। इसीलिए नन ऑफ, आप कहीं पर भी, चाहे नन ऑफ हो, चाहे ईच ऑफ हो, चाहे ईदर ऑफ हो, अगर ऑफ लगा है उसके बाद प्रोनाउन है, तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन होगा। और नन ऑफ, ईच ऑफ के बाद अगर प्रोनाउन या नाउन होगा तो वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। इतनी बात आप हमेशा याद रखेंगे। नन ऑफ, और ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के ना प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। तो ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा। नन ऑफ अस का अर्थ क्या होगा? हम में से एक भी नहीं। इसीलिए ये पूरा सब्जेक्ट कैसा बनेगा?
पूरा सब्जेक्ट बनेगा सिंगुलर, और सिंगुलर बनेगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा। हमने देखा नन ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो कैसा आना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन ये कैसा है, नॉमिनेटिव केस, इसीलिए ये बनने वाला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ देम, देम कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन और प्लूरल है, इसीलिए ये सही है। और यहां पर कैसा है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, इसीलिए ये गलत है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। देखो ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमने पहले आपको ईदर पढ़ाया, आपको एनी पढ़ाया, आपको नीदर पढ़ाया, उसी से चीजें रिलेट करती हुई हैं। बार बार चीजों को दोहरा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतनी बार अगर आपने एक 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 बार भी अगर हर वीडियो देख ली तो आपकी चीजें कभी भी गलत नहीं होंगी। मैं समझ रहा हूं कि जो पॉइंट मैंने अभी आपको समझाया था कि नन के बाद नाउन का यूज नहीं किया जा सकता, उन चीजों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। वो चीजें मैं आगे अभी जब ईच और एवरी आपको मैं पढ़ाऊंगा उन चीजों को और क्लियर करने का प्रयास करूंगा कि नन जो है वो एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव नहीं है, उसके बाद नाउन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये चीजें मैं आपको एक आध बार और बताऊंगा, पूरी लिस्ट बनाकर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। नन ऑफ के बाद यदि प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है तो नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग अवश्य किया जाता है। यहां पर देखिए, नन ऑफ, नन ऑफ माई ब्रदर्स, ये नाउन है, ये नाउन है, और ये डिटरमिनर है। ठीक है, नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग जरूर किया जाएगा, तभी ये सेंटेंस सही माना जाता है। ये प्लूरल नाउन था ब्रदर्स, लेकिन इससे पहले डिटरमिनर का प्रयोग नहीं है, इसीलिए ये बनने वाला जो सब्जेक्ट होगा वो गलत होगा। अच्छा आप ये बताइए कि हम लोग कहते हैं कि नन ऑफ के बाद अगर नाउन का प्रयोग किया जाएगा तो डिटरमिनर का प्रयोग किया था, ऐसा होता क्यों है, क्यों, क्योंकि डिटरमिनर जो है वो सब्जेक्ट की निश्चितता को दर्शाता है। यहां पर सेंटेंस का अर्थ क्या बनता है, सेंटेंस का अर्थ बनता है नन ऑफ माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों में से एक भी नहीं। लेकिन क्या मतलब है, अर्थ जो आ रहा है कि कुछ जो नाउन हम लेंगे, कुछ व्यक्तियों को जो हम लेंगे, कंसीडर करेंगे, वो निश्चित हैं कि उनमें से एक भी नहीं। जब हम निश्चित नाउन की बात करते हैं तो उसके आगे कोई ना कोई डिटरमिनर का प्रयोग जरूर किया जाता है। हम ये कहना चाह रहे हैं मेरे भाइयों में से एक भी नहीं, तब तो ये सही होगा। अगर मैं कहूं भाइयों में से एक भी नहीं तो किसके भाई, अरे भाई तो हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन हम वहां पर जब डिटरमिनर का प्रयोग करेंगे तभी हमारे सब्जेक्ट का अर्थ सही आएगा। तो हम कहेंगे मेरे भाइयों में से एक भी नहीं। तो बनने वाला सब्जेक्ट कैसा बनता है, बनने वाला जो पूरा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर बनता है। ठीक है, और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब वांट्स का प्रयोग किया जाता है। ये वाला एग्जाम्पल सही होगा क्योंकि यहां पर डिटरमिनर नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम्पल गलत होगा। नन ऑफ योर फ्रेंड्स, तुम्हारे दोस्तों में से एक भी नहीं। अगर तुम्हारे दोस्तों में से एक भी नहीं, ये नाउन है और नाउन से पहले डिटरमिनर का प्रयोग किया गया, ये एग्जाम्पल सही होगा। नाउन से पहले डिटरमिनर का यूज नहीं है, इसीलिए ये एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। हम आगे बढ़ जाएं। अभी हम बड़ी छोटी छोटी बड़ी सरल सरल चीजें पढ़ रहे हैं। मेरा प्रयास है कि अभी हम जैसे जैसे थोड़ी सी आगे बढ़ जाएंगे, थोड़े से हमारे व्यूज जब बढ़ने लग जाएंगे तो हम अपनी ग्रामर को, हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं सरल पढ़ा रहा हूं तो ये यूजफुल नहीं है, नहीं, जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो तब तक आपको आगे बढ़ाना अच्छा नहीं होगा। जब आपका बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आप चीजों को समझने लगेंगे, चीजों के अर्थ को आप समझने लगेंगे, तभी आप चीज आगे की ग्रामर जो है वो अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे। देखिए, नन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कुछ बुक्स का मानना है कि नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके स्पष्टीकरण के लिए एडवांस हमारी एक बुक आती है, एडवांस्ड इंग्लिश बाय अक्षय कुमार। अभी हमने ये तैयार कर ली है बुक, अभी धीरे धीरे कुछ दिनों बाद हम लोग आपको ये बुक प्रोवाइड करवाएंगे। इस एडवांस्ड इंग्लिश में हमने ये प्रयास किया है कि एक एक शब्द का यूज, उसका ग्रामेटिकल यूज कैसे होगा, उसका अर्थ क्या होता है, वो सारी चीजें हमने आपको देने की इसमें एडवांस्ड इंग्लिश में प्रयास किया है। यहां पर आप देखिए, नन ऑफ
नन ऑफ के बाद जो नाउन है, नन ऑफ के बाद नाउन कैसा आना चाहिए? प्लूरल आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा अर्थ होगा ट्रेनों में से एक भी नहीं। और अगर नाउन से पहले हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? डिटर्मिनर। नाउन प्लूरल है, नाउन से पहले डिटर्मिनर का प्रयोग है, इसका मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि ये बनने वाला सब्जेक्ट कैसा है? ये सही है। और इसका अर्थ क्या है? ट्रेनों में से एक भी नहीं, इज गोइंग टू दिल्ली। जो भी ट्रेनें हैं उनमें से एक भी दिल्ली नहीं जा रही है, इसका मतलब ये वाला एग्जाम्पल तो सही हो गया। नन ऑफ द ट्रेन्स, यहां पर ये द ट्रेन्स है, इससे पहले नन का प्रयोग है, ट्रेनों में से एक भी नहीं। बनने वाला सेंटेंस कैसा, सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर कैसी है? प्लूरल वर्ब, इसीलिए ये गलत है। ठीक है। नन ऑफ हिज फ्रेंड्स, उसके दोस्तों में से एक भी नहीं। उसके दोस्तों में से अगर एक भी नहीं की हम बात करते हैं, तो ये सब्जेक्ट कैसा बनता है? सब्जेक्ट बनता है सिंगुलर, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है हैज का। इसका मतलब ये एग्जाम्पल सही हो जाएगा। ये सिंगुलर सब्जेक्ट बना रहा है, नन ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्तों में से एक भी नहीं। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन प्लूरल का है, इसीलिए ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो पूरा सब्जेक्ट बनता है वो सिंगुलर होता है, इसीलिए उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात आप समझे होंगे। ठीक है। देखिए, नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जा सकता है। यदि नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। देखो, देखो, वैसे तो नन ऑफ का प्रयोग जो किया जाता है वो दो से अधिक में से एक भी नहीं के अर्थ में किया जाता है। लेकिन जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूं, तो मैं बहुत सी किताबों का अध्ययन करने का प्रयास करता हूं। जैसे हम एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर का प्रयोग करते हैं, हम ऑक्सफोर्ड की कुछ बुक्स का प्रैक्टिकल इंग्लिश यूजेस का यूज करते हैं, हम कॉलिंस कोविल्ड की कुछ बुक्स का यूज करते हैं, हम और भी बहुत सी जैसे जेसी नेस्फील्ड की बुक्स का यूज करते हैं। वहां से अगर हमें कोई रेफरेंस मिलता है जो ऑथेंटिक होता है, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहां पर है, ये जो रेफरेंस लिया गया है, ये ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी आती है ऑफ करंट इंग्लिश यूजेस बाय एएस हॉर्नबे। ये ऑक्सफोर्ड की एक एडवांस लेवल की डिक्शनरी है, एएस हॉर्नबे की। इसका पेज नंबर है 1048। वहां पर हमने पढ़ा, व्हेन यू यूज नन ऑफ, अगर आप नन ऑफ का यूज करते हैं विद एन अनकाउंटेबल नाउन, अगर आप अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं नन ऑफ के साथ, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे नन ऑफ द वर्क, द वर्क क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है, वर्क। और इससे पहले हमने नन का प्रयोग किया, मतलब एक भी कार्य नहीं, कुछ भी कार्य नहीं, वॉज डन, कोई भी कार्य नहीं किया गया। अगर नन ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज है, तो हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये हमने जो एक अथेंटिक बुक से रेफरेंस लिया, वो हम आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। नन ऑफ द मनी, मतलब बिल्कुल कोई भी धन नहीं, हैज बीन स्पेंट, मतलब कुछ भी धन खर्च नहीं किया गया है। द मनी से पहले किसका प्रयोग किया गया है? नन। पहली बात तो ये जब अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन को हम प्लूरल एस या ईएस लगाकर उसको प्लूरल हम नहीं बना सकते। तो ये जो रेफरेंस हमें मिला, इस वजह से हमने ये पॉइंट आपको पढ़ाने का प्रयास किया। आप इतनी बात समझ पाए होंगे। देखिए, अब थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, वैसे तो हम प्रीवियस ईयर के बिल्कुल एग्जाम्पल्स का एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स को नहीं लिया है। ये कुछ मॉडल क्वेश्चंस हैं जिनको हम आपको कराने का प्रयास कर रहे हैं। जस्ट आउटसाइड द होटल, जस्ट आउटसाइड द होटल, होटल के जस्ट आउटसाइड इज टू बार्स। देखिए, यहां पर सेंटेंस का अर्थ क्या आ रहा है? होटल के बाहर दो बार हैं। यहां पर क्या अर्थ आ रहा है? होटल के बाहर दो बार हैं। कैसा अर्थ निकल कर आ रहा है? प्लूरल अर्थ निकल कर आ रहा है। ऐसे वाले जब सब्जेक्ट बनता है, ऐसा जो सेंटेंस बनता है, इसमें वर्ब के बाद यूज होने वाला जो सब्जेक्ट है, इसके नंबर के आधार पर हम वर्ब का यूज करते हैं। यहां पर होना चाहिए जस्ट आउटसाइड द होटल, आर, आर
टू बार्स, ये टू बार्स के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया है, और टू बार्स जो है ये प्लूरल है, और इसीलिए इसके साथ प्लूरल वर्ब आर का प्रयोग किया जाएगा, ना कि इज का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्यों? क्योंकि इज की जगह क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, बताइए, बार को भी ब्यूटीफुल बताया जा रहा है, चलो अच्छी बात है। जस्ट आउटसाइड द होटल आर टू बार्स, दो बार्स हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एज वेल एज क्राउडी, वो बहुत ही सुंदर हैं, और कैसे हैं? बहुत भीड़ रहती है, भी बार पे तो भीड़ रहेगी। ठीक, देखिए, ईदर ऑफ द रोड्स, देखिए, ईदर ऑफ था, ईदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो ये नाउन प्लूरल है। ठीक है, यहां तक सेंटेंस सही है। अगर ईदर ऑफ के बाद नाउन का यूज होता है, तो इससे पहले हम डिटर्मिनर का प्रयोग जरूर करते हैं, दा का यूज है। इसका मतलब ऑप्शन ए तो सही है। लेकिन ये बनने वाला सब्जेक्ट कैसा होगा? ईदर ऑफ द रोड्स, रोड्स में से एक। इसका मतलब हमारे सब्जेक्ट जो बना वो कैसा बना? वो सिंगुलर बना। अगर सिंगुलर बना तो वर्ब हमारी कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर आनी चाहिए। लीड जो है ये प्लूरल वर्ब है, मैंने आपको बताया था, जब वर्ब में एस या ईएस लगा दिया जाता है तब वर्ब सिंगुलर हो जाती है। तो हमारी यहां पर वर्ब क्या आनी चाहिए? वो आनी चाहिए लीड्स। ये वर्ब कैसी होती है? ये वर्ब होती है सिंगुलर। ठीक है, तो यहां पर लीड्स आना चाहिए था। हमारा आंसर तो हो गया बी। आगे हम देखेंगे, ईच ऑफ द रोड्स, रोड्स में से एक लीड्स टू द पार्क, वो पार्क की ओर जाती है। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी, जहां पर लीड की जगह लीड्स आना चाहिए, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या बन रहा है? सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर बन रहा है। ऐसे ही हम कुछ मॉडल क्वेश्चंस लेकर आपको कराने का प्रयास करेंगे, ताकि आप जो जो चीजें पढ़े उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। देखिए, अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग, यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। ये हॉट जो है एक एडजेक्टिव है। हॉट क्या है? एक एडजेक्टिव है। ये एंड से जुड़े हैं। यहां पर कोल्ड जो है वो भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव से पहले डिटर्मिनर का यूज है। हॉट से पहले भी ए, और कोल्ड से पहले भी ए। इसका अर्थ क्या आ रहा है? बाद में है स्प्रिंग। इसका अर्थ ये आ रहा है, एक हॉट स्प्रिंग, एक तो हॉट स्प्रिंग है और एक कोल्ड स्प्रिंग है। इसका मतलब स्प्रिंग हुए कितने? दो स्प्रिंग हुए। एक हॉट स्प्रिंग हुआ और एक कोल्ड स्प्रिंग हुआ, इसका मतलब दो हुए। तो यहां पर सब्जेक्ट पूरा क्या बना? पूरा जो सब्जेक्ट बना वो हमारा बना प्लूरल। प्लूरल बना क्यों? क्योंकि हम दो स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं, एक हॉट और एक कोल्ड। प्लूरल बना, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए। हम चेक करेंगे कि क्या वर्ब प्लूरल है। नहीं, यहां पर वर्ब कैसी है? सिंगुलर। आनी क्या चाहिए थी? वर्ब। दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हैं, दोनों के आगे डिटर्मिनर का प्रयोग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दोनों ही जो है अलग अलग हैं। एक हॉट स्प्रिंग है, एक कोल्ड स्प्रिंग है। दो स्प्रिंग हुए तो प्लूरल सब्जेक्ट हुआ, और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन हम हिंदी देखेंगे इसकी। अ हॉट एंड अ कोल्ड स्प्रिंग वाज फाउंड नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास पाए गए, एक ठंडा था और एक कैसा था? गर्म था। ठीक है, तो हमारी प्लूरल वर्ब यहां पर आनी चाहिए थी, क्योंकि दो स्प्रिंग है। देखिए, द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट, यहां पर समझिए, वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट। ठीक है, दैट देयर वेजेस का मतलब वर्कर्स की मजदूरी, वर्कर्स की मजदूरी। इसका मतलब देयर वेजेस, उनकी मजदूरी, दैट देयर मजदूरी शुड बी इंक्रीज्ड, वर सपोर्टेड। ये वर का प्रयोग किया किस सब्जेक्ट के लिए गया है? यहां पर एक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। द रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन की रिक्वेस्ट। ठीक है, तो रिक्वेस्ट कैसा है? सिंगुलर है। और इस रिक्वेस्ट की वर्ब क्या है? रिक्वेस्ट वाज सपोर्टेड बाय अ वास्ट मेजोरिटी, उनके रिक्वेस्ट को एक बड़े बहुमत से सपोर्ट किया गया है। ठीक है, तो किसको सपोर्ट किया गया है?
उनके रिक्वेस्ट को, अगर रिक्वेस्ट सिंगुलर है और उसकी वर्ब क्या होनी चाहिए, उसकी वर्ब होनी चाहिए वाज। ठीक है, उसकी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या होनी चाहिए, वॉज होनी चाहिए। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम किसी सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, जब भी किसी हम सेंटेंस को करने का प्रयास करते हैं, हमें ये देखना है कि उसमें यूज किए गए सब्जेक्ट की वर्ब है कौन सी। यहां पर सब्जेक्ट क्या है, रिक्वेस्ट ऑफ द वर्कर्स, और इसका मेन सब्जेक्ट क्या है, द रिक्वेस्ट, और इसकी वर्ब कौन सी है, वर। ये सिंगुलर है तो यहां पर वॉज आना चाहिए था, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नीदर माई सिस्टर नॉर माई ब्रदर्स, मैंने आपको पढ़ाया था अगर नीदर नॉर से दो नाउन या प्रोनाउन अगर नीदर नॉर से जुड़े हो तो नॉर के बाद यूज होने वाले, नॉर के बाद यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन के आधार पर हम वर्ब का यूज करते हैं। नीदर माई सिस्टर, ना तो मेरी बहन ना ही मेरे भाई, ये प्लूरल है। वर्ब का यूज किसके आधार पर होगा, नॉर के बाद प्रयोग किए गए सब्जेक्ट के आधार पर। ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, तो इसका मतलब वर्ब तो प्लूरल है। यहां तक तो सेंटेंस सही है। इसके आगे देखते हैं, आर इंटरेस्टेड इन मूविंग टू अनदर हाउस, ना तो मेरी बहन और ना ही मेरे भाई इंटरेस्टेड हैं किसी दूसरे घर में जाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर वर्ब ठीक है, इसका मतलब पूरा सब्जेक्ट क्या है, सही है, इन मूविंग टू अनदर हाउस। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डी, नो एरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा। ठीक है, यहां पर हमारी आज की क्लास पूरी हुई। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ईच, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जो है मैं सोच रहा हूं कि कुछ क्वेश्चंस लिए जाएं, लगभग 10-20 क्वेश्चंस लिए जाएं, और जितनी ग्रामर मैंने आपको पढ़ा दी है उसके आधार पर कुछ मॉडल क्वेश्चंस आपको मैं करवाऊं, ताकि आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई हम जो ग्रामर पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं और एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद हम लोग ईच को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।